नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। कोरोना काल का कहर दिखा। गुजरात की बात करें तो रेमडेसिविर के लिए लंबी लाइनें दिखी। बेड न मिलने पर रास्ते पर लेटे हुए मरीज दिखे। ऑक्सीजन के लिए अफरा तफरी दिखी। वेंटिलेटर की कमी दिखी। शमशान में वेटिंग देखी। डेथ सर्टिफिकेट के लिए मायूस चेहरे के साथ लोग लाइन में नजर आए। ये तो सारी वो परेशानी के जो दिखी। पर ये परेशानी के अलावा भी लोग परेशान हो रहे हैं आर्थिक रूप से। कोरोना महामारी और महंगाई की जिस बीच जनता पीस रही है। कोरोना से लोगों की जान तो गई पर साथ में नौकरी गई, व्यापार गया। लोग कोरोना से नहीं डरते, उतने उसकी ट्रीटमेंट के खर्चे से डर गए, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही डामाडोल है। कुछ लोग जिन्हें चिंता है कि पैसे नहीं है लोन भरने के, छत बचेगी या नहीं। कुछ लोगों को यहाँ तक चिंता है कि कल खाना मिलेगा या नहीं। कोविड से पीछा नहीं छूटा और बेरोजगारी ने लोगों को पकड़ लिया। आर्थिक मंदी ने लोगों को जकड़ लिया। व्यापार बंद होंगे तो उससे जुड़े लोग बेरोजगार होने ही है। क्यों हम कोरोना को हराने के साथ साथ बेरोजगारी को हरा नहीं सकते, और क्यों ऐसा आयोजन नहीं होता कि आर्थिक लाइन स्टेबल रहे और कोरोना भी कंट्रोल आ जाए। तो बस यही हमारी आज की चर्चा का विषय है कि आंशिक लॉकडाउन से बेरोजगारी बढ़ी है। और इसी चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रशांत गढ़वी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की ओर से अशोक पंजाबी हमारे साथ जुड़े हैं। भाजपा की ओर से शैलेश परमार हमारे साथ जुड़े हैं और आम आदमी पार्टी की ओर से जगदीश पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का सबसे पहले स्वागत है के न्यूज में। प्रशांत जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आपका क्या मानना है, आंशिक लॉकडाउन से बेरोजगारी बढ़ी है, कुछ व्यापार जो है वो बंद हो चुके हैं, उससे जुड़े जो लोग थे वो बेरोजगार हो चुके हैं। महंगाई बढ़ी। एक गाना था, एक तो खुदा की खुदाई मार गई, बाकी जो बचा था साली महंगाई मार गई। अभी महंगाई को थोड़ा कंट्रोल किया, लोगों को जॉब मिलना शुरू हुआ, ऐसा हुआ लगा कुछ माहौल चल रहा है, तो वापिस एक गाना आया, तेरी 2 टकिया दी नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए। तब ऐसा था कि भले 2 टकिया की तो 2 टकिया की, लेकिन नौकरी थी। जी आज की तारीख में ना नौकरी ना धंधा, मतलब देखा जाए तो एनएसएसओ के फिगर से मैं जब बात शुरू करूं 2018-19 से, तो वैसे भी आज की तारीख में इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हैवी है। हम सबको पता है कि पिछले 46 साल में जितने फिगर नहीं देखे उतने पिछले 10 साल में हमने देखे हैं। जी तो वैसे भी प्रॉब्लम था, उसमें कोरोना का कहर आया, जो लॉकडाउन इनिशियल स्टेज पे आया और उसमें जो काफी सारे चीजें फॉल डाउन हो चुकी, 2-3 सेक्टर को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर में बहुत ही तकलीफ आ चुकी थी। जी 50% सैलरी, 50% स्टाफ, 50% प्रोडक्शन, तो मतलब इतना धंधा भी नहीं था। और पूरी हमारी आर्थिक पटरी, मतलब आर्थिक ट्रेन पटरी से जी नीचे उतर चुकी थी। उसको हम ट्राई कर रहे थे धीरे धीरे ऊपर लाने का। उसके लिए पैकेज वैकेज ये सब बातें हुई। वो अभी भी जी मेरा ओपन चैलेंज है, मैं किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जी 20 लाख करोड़ का 5 दिन का मैराथन, जो एक बड़ा पैकेज का जो डिक्लेरेशन हुआ था निर्मला जी सीतारामन जी से और अपने जी अनुराग ठाकुर जी से, 20 लाख करोड़ का एक बड़ा पैकेज आया था। मैं जी ढूंढ रहा हूं ऐसे 20 लोगों को जी कि जिसको ये 20 लाख करोड़ का सीधे सीधा फायदा मिला हो या कहीं ना कहीं इनको इनडायरेक्टली इसमें से फायदा लिया हो। ऐसे 20 लोगों को हम सम्मान करना चाहते हैं, अगर कोई डायरेक्ट इसका बेनिफिशियरी है। और मेरी आपको भी, के न्यूज को भी रिक्वेस्ट है कि हम अगर सम्मान करेंगे तो आप भी मेरे साथ उसमें जुड़ जी जाइएगा और जी सम्मान कीजिएगा। हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे, क्योंकि जी वो अकबर बीरबल वाली बात है। जी तो ओवरऑल जो पटरी पर से उतर गई है, उसको इकोनॉमी को कैसे लाइन पे लाया जाए। बेरोजगार डेफिनेटली, आंशिक लॉकडाउन, ये वर्ड्स जी जो है डबल इन्वर्टेड कोमा वो अच्छा नहीं है। या तो पूरा लॉकडाउन करो, क्योंकि पूरा लॉकडाउन करोगे तो सरकार भी कोई फैसिलिटेट करेगी। जी जैसे लास्ट टाइम किया था तो मॉरेटोरियम का बेनिफिट मिला था, ईएमआई का, जी एमएसएमई के लिए कुछ बात की गई थी। तो अगर पूरा लॉकडाउन आप करोगे तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई ना कोई वैसे बेनिफिट देगी, लेकिन आंशिक लॉकडाउन में कोई बेनिफिट नहीं होता है। सिर्फ जी आपको बंद रखना है, खुला रखोगे तो पुलिस आएगी, ऑफिस में भी आपने एसओपी जारी कर दी है। तो और
पूरा लॉकडाउन था तो सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को इंस्ट्रक्शन गई थी सरकार से कि किसी की सैलरी काटनी नहीं है, किसी को नौकरी से निकालना नहीं है, और ये सब किसी ने अक्टूबर नवंबर तक फॉलो किया था। जी आंशिक लॉकडाउन का कोई जी मीनिंग नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है जी। और सरकार का। सरकार ने तो बीच का जो रास्ता लोग, निकाल लिया कि कैसे हाँ, बीच का इंडस्ट्रियलिस्ट रास्ता, के पैसे ना जाए और कैसे सरकार के भी ना जाए। बिल्कुल। तो ये दोनों तकलीफ थी। अच्छा, मैं दो तीन चीज और याद करा दूं कि जी 2014 से पहले बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रचार किया था कि हमारी इकोनॉमी फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल मतलब ब्रोकन हो चुकी है, सो फ्रेजाइल टू फेब्युलस 5 बनानी है, मतलब पहले 5 में आना है। जी और ये जो हमारी इकोनॉमी पैरालिटिक हो गई, हो चुकी है, उसको उड़ती, मतलब हवा में उड़ती कर देनी है। मुझे लग रहा है पैरालिटिक की दवा देते देते उसकी किडनी फेल कर दी है, डायलिसिस पे ला दिया है पैरालिसिस की जगह पे। तो जी ये दोनों में वैसे भी हम स्ट्रगल कर रहे थे, तो अभी जी ये बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए और इनडायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी कि इसको कैसे पटरी पे लाया जाए, किस तरीके से लोगों का एम्प्लॉयमेंट, एक फ्लो, कैश फ्लो जी और लिक्विडिटी जो बाजार से चली गई है उसको कैसे लाई जाए। जी जी बिल्कुल। शैलेश जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहेंगे? आंशिक लॉकडाउन से बेरोजगारी बढ़ी है, अब इसका इलाज कैसे करोगे? वो आपने आंशिक लॉकडाउन के लिए जो डिबेट रखी है उसके लिए आपको अभिनंदन देता हूँ। और प्रशांत भाई, बहुत अच्छा विवरण किया। प्रशांत भाई ने बहुत अच्छी बात की। मगर मैं जो आंशिक लॉकडाउन की बारे में बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हम जो सरकार ने आंशिक लॉकडाउन लगाया, पूरा लॉकडाउन लगाया होता तो विरोध पक्ष वाले, ओपोजिशन वाले बोलते, तो पिछले साल भी राहुल गांधी जी ने बोला था कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, रोजी रोटी चली गई, रोजगारी चली गई, एम्प्लॉयमेंट चला गया, ये बोलते। अभी लॉकडाउन नहीं है, आंशिक लॉकडाउन है, तो बोलते हैं कि किसी को शाम को 8 बजे के बाद रोजगारी नहीं मिल रही है, किसी व्यापारी को दुकान बंद रखनी पड़ती है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो निर्णय लेती है, गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है, वो डिसीजन से कुछ फायदा हुआ है कि नहीं, ये सोचना चाहिए। गवर्नमेंट ने डिसीजन मार्च अप्रैल में लिया यानी और आप मई मानते आने हो कि तक कुछ ये, फायदा मिला या ना मिला, नुकसान तो हुआ है। हाँ, फायदा हाँ, गुड। फायदा मिला कि जी नहीं मिला, मैं वही कहना चाहता हूँ जल्पा जी कि जी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि आंशिक लॉकडाउन लाना है, क्योंकि जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे जो मजदूर लोग हैं, रोज का खाते हैं और रोज का कमाते हैं, उनको पर तकलीफ है, नहीं पर इसीलिए ये पूरा नहीं नहीं पर लॉकडाउन नहीं लगा आंशिक है। लॉकडाउन से और जो साइकिल थी वो कहीं ना कहीं टूटी है, तो रोज खाकर, मतलब आप जो बोल रहे हो रोज कमाते थे खाते थे वही लोग परेशान हो रहे। अब आप सोचिए कि मोदी जी के गुजरात में चाय की किटली बंद, कितनी गंभीर बात है। ये बात का ध्यान मतलब गया ही नहीं है। चाय के सामने, चाय के विरुद्ध में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर चाय की दुकान पे जो ज्यादा लोग आते हैं तो संक्रमित होते हैं, इसीलिए बंद रखिए कोई भी दुकान, चाय की नहीं। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आंशिक लॉकडाउन की वजह से आज किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में जो एम्बुलेंस की लंबी लंबी कतार थी, वो कतार आज दिखाई नहीं दे रही है। कहीं भी कंटेनमेंट नहीं जोन पर बनाए शैलेश जी, हैं, अगर आंशिक कंटेनमेंट जोन लॉकडाउन की के वजह इतने से फायदे हैं तो संक्रमण अगर भी आप शायद कम लॉकडाउन हुआ है। लगाते तो हॉस्पिटल ही खाली हो जाते। मतलब सरकार तो थी लोक ना सहाय लोक करने के लिए, जैसे आंशिक लॉकडाउन लॉकडाउन लगाने में भी से आपको लॉकडाउन आर्थिक सहाय लगाने से करनी चाहिए थी। लॉकडाउन लगाने से जो रोजगारी है वो चली जाती है, छोटे लोग हैं वो बहुत परेशान होते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने लॉकडाउन नहीं लगाया है। और कई राज्यों ने नहीं लगाया है, कई देशों ने, कई कंट्री ने नहीं लगाया है। तो ये जो कोरोना है उससे डरना नहीं है, उसके सामने लड़ना है और उसके साथ लड़ना है। कोरोना के साथ लड़के हमें कोरोना को परास्त करना है, ये गवर्नमेंट का आशय है। इसीलिए मैं कहता हूँ पर कि कोरोना के आंशिक सामने लड़ना लॉकडाउन है, पर से भी शैलेश फर्क जी पड़ा भूखे है, लड़ेंगे, भूखे भूखे रह के आंशिक लड़ेंगे। लॉकडाउन से भी फर्क पड़ा है, रोजगारी भी मिली है और सुबह तक, क्या बात कर रहे सुबह से हो? शाम तक रोजगारी मिली या दुकानें कम भी हुई? खुली रही है, लोगों को सब चीजें मिलती रही है और कोरोना के केसेस भी कम हुए हैं। पहले 15,000 से ज्यादा गुजरात में केसेस हो गए थे, आज मुझे गौरव है और गर्व है कि 11,000 से भी कम केसेस आ रहे पर हैं। शैलेश और जी, ये जो टेस्टिंग भी हमारे तो कम डॉक्टर हो थे, गई कोरोना है, वॉरियर्स केस थे, कम हुए, उन्होंने बहुत टेस्टिंग अच्छा भी तो काम कम किया। हुई। टेस्टिंग कम कीजिए, चलो टेस्टिंग पूरा बंद कर दीजिए, पूरा बंद ही कर दिया था पिछले साल। मगर
कोरोना के केसेस आए तो वो गंभीर केसेस थे, तो उसको इमरजेंसी ले जाना पड़ता है, उसको टेस्टिंग नहीं कराते फिर भी हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता है। मगर अभी लोग जागरूक हो गए हैं, स्वयं अनुशासित हो गए हैं, इसीलिए लोग टेस्टिंग भी स्वयं कराते जी हैं और मास्क पहनते हैं, सोशल डिस्टेंस रखते हैं जी, और लोग लोगों को आत्मनिर्भर पता हो चल गए गया हैं। है कि कोरोना कैसे होता है और कैसे नहीं होता। जी जी, अशोक जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। मेरा प्रश्न वही है कि आंशिक लॉकडाउन से जो बेरोजगारी बढ़ी है, आपका क्या मानना है? अगर सरकार कुछ सहाय करती तो अच्छा रहता। नहीं, प्रारंभ में जो आपने कहा कि कोरोना की मार से वैसे ही लोग त्रस्त थे, उसके बाद में महंगाई का हमला शुरू हो गया, जी उससे लोग और त्रस्त हो गए। जी और तीसरा आक्रमण हुआ है बेरोजगारी के द्वारा। और बेरोजगारी या बेकारी मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा अभिशाप है। और जिस घर में लोगों को रोजगार न हो या जिसे रोजगार मिला हो और रोजगार छूट गया हो, मैं समझता हूं कि उसकी जिंदगी दोजख या नरक के समान हो जाती है। उनके घर की और उसकी व्यक्तिगत परिस्थिति का मूल्यांकन करना आपके और हमारे बस की बात इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी अनुभूति उसे हो सकती है जो इस दौर से गुजरता हो। जी, बिल्कुल। प्रशांत गढ़वी जी ने जो बात की हमारे सामने कि आज जो है वो लॉकडाउन की जगह आंशिक लॉकडाउन जो लगाया जा रहा है, उसके पीछे आखिर में केंद्र सरकार का लक्ष्य क्या है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। एक समय में तो किसी को बिना पूछे दूसरे दिन से लॉकडाउन का अमल शुरू करने वाले शूरवीर हमारे महान नेता आज मुंह छुपा रहे हैं इस मामले को लेकर। आज ऐसे में एमईया हो या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो सबसे ज्यादा रोजगार देने का एक माध्यम है भारत में, और करीबन 28 लाख के आसपास पूरे देश में छोटी छोटी इंडस्ट्रियां या मैन्युफैक्चर सेक्टर के अंदर करोड़ों लोग काम करते हैं। और वो आज ऐसी स्थिति में है कि टूट कर, जिसको बोलते हैं गुजराती में टूट कर भूखा हो रही है। आज उस इंडस्ट्री की तरफ भी ध्यान नहीं जी दिया जा रहा है। गए समय पे जो लॉकडाउन था उसमें सही या झूठ जो भी कुछ है, हमारे देश के अर्थमंत्री ने 20-22 लाख रुपए का 20 लाख करोड़ का एक पैसेज तो डिक्लेयर किया था। कम से कम बीरबिल की खिचड़ी तो थी, भले खाने को ना मिले, लग तो रहा था कि मिलेगी, लेकिन अब की बार उससे भी बचने की कोशिश हमारे शूरवीर प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जो बहुत बोलते हैं लेकिन इस मामले में कुछ नहीं बोलते। हकीकत यह है कि अगर लॉकडाउन डिक्लेयर होता है तो जी निश्चित रूप पे कोरोना की चैनल जो होती है वो टूटती है, और वो चैनल जब तक नहीं टूटेगी तब तक आंशिक लॉकडाउन से इस बीमारी को पस्त करने में कोई लाभ होने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में एक तरफ मुझे याद है हमारे देश के महान जी प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि हम तो व्यापारी हैं। अरे आप व्यापारी हो, लेकिन देश की जनता से ऐसा व्यापार मत करो कि आप तो लाभान्वित होते रहो और देश की जनता है वो नुकसान के पत्थर में जो है उसकी हालत खराब होती चली जाए। आप जनता से व्यापार मत करो, मेहरबानी करके व्यापार करना विदेशों से व्यापार करो, लोगों के दुख सुख के साथी बनो। आप यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। आज बेरोजगारी का आलम यह है कि करीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक करीबन अप्रैल महीने के अंदर अंदर 73 लाख कायमी रोजगार, 73 लाख जो रोजगार जी जो नौकरियां थी चालू थी वो चली गई। उसके जी बाद फिर 50 लाख इस मई महीने के अंदर हो गई है। और कुल मिलाकर लास्ट ईयर गए साल में जो परिस्थिति थी उस जी परिस्थिति के मुताबिक 17 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए थे। जी और अगर यही स्थिति जारी रही तो 17 करोड़ और लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले जाएंगे। हालत हालत जल्पा बहन जी ऐसी हो जी जाएगी कि आज तो स्थिति यह है कि गंगा जमुना, बिहार और यूपी और मध्य प्रदेश की नदियों में कोरोना से मृत्यु प्राप्त लोगों की लाशों को बहाया जा रहा है। जी शमशानों में जगह नहीं मिल रही है, इंजेक्शन के लिए लोग तरस रहे हैं, ऑक्सीजन का कोई भी व्यवस्था आयोजन नहीं हो पाया है। जी विदेशों से आई हुई मदद किस तरह से कहां बांटी जाए इसका फैसला भी अभी तक सरकार नहीं कर पाई है। जी लेकिन जब ये बेरोजगारी का मामला आएगा तो स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि जी मैं समझता हूं कि अगर हम गंभीरता से लें तो बेरोजगारी के कारण जो भूखमरा होगा, जी जिसे बोलते हैं स्टारवेशन, भूखमरे में अकाल, जिसे अकाल कहा जा सकता है, सरकार सर्जित अकाल खड़ा होगा। और इस समय
के अंदर 1 करोड़ टन से ज्यादा अनाज पड़ा हुआ है। ऐसे हालत के अंदर सरकार को लॉकडाउन डिक्लेयर करना चाहिए और लॉकडाउन डिक्लेयर करने से पहले, उसकी घोषणा करने से पहले, जी ये देश में आयोजन करना असंगठित श्रमिक है, गरीब किसान है, निम्न मध्यम वर्ग है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। आज सरकार को दिल्ली में बिठाया इसलिए कि वो अपना वो सेंटर विस्टा 22,000 करोड़ रुपए का अपना मकान बनाए। देश का प्रधानमंत्री, जिस देश में 17 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे जिंदा हो, जिस देश में 25 करोड़ लोग जो हैं वो एक टाइम खा सकते हो, लाखों लोग बेरोजगार हों, ऐसी हालत के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री 22,000 करोड़ का अपना मकान बना रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। एक बहुत पुरानी जी कहावत है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो पहाड़ पर बैठ के बांसुरी बजा रहे थे। जी। आज ये देश के लोग त्रस्त हैं, अशोक हर जी, तरीके से आपको क्या त्रस्त हैं, लगता तन है से, मन कि से, हर तरीके अब से। अगर बात करें तो क्या सहाय दे सकते हैं अगर चाहे तो? अगर गुजरात की भी बात करें तो यहाँ पर मुख्य प्रधान क्या कर सकते थे? मुख्य प्रधान बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन घोषणा के अलावा, जाहिरात के अलावा, टेलीविजन के अंदर खाली जाहिरातों के अलावा कुछ नहीं कर पाए हैं। आप देखिए, हाईकोर्ट ने बार बार कान खींचे हैं सरकार के, जी लेकिन फिर भी सरकार जाग नहीं रही है। अहमदाबाद जैसे शहर में, सूरत जैसे शहर में, जो सूरत आर्थिक राजधानी है देश गुजरात की, जो अहमदाबाद राजनीतिक राजधानी है गुजरात की, जो राजकोट जहां से स्वयं हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, जो बड़ौदा जी जिसको पेरिस कहा जाता है, गुजरात का सांस्कृतिक राजधानी है, आज वो जी तमाम जी प्रकार की राजधानियों के अंदर हालत ये है कि लोग जो है वो डर और भय के अंदर जी रहे हैं। जी किसी को नहीं जी पता कल क्या होने वाला है। तीसरी जी लहर उस सर के ऊपर है, कभी भी आ सकती है। जी ऐसे हालत जी के अंदर गुजरात के प्रधानमंत्री जी को भी ये सोचना चाहिए। और हमने तो ये कहा है, मैंने 2 दिन पहले एक मीटिंग लिया था जिसमें तमाम जी प्रकार के ट्रेड यूनियनों ने कहा कि सरकार को कम से कम 6,000 रुपए तात्कालिक, मैं आपको एक उदाहरण थोड़ा सा देना चाहता हूं अहमदाबाद शहर का, जी कि मैं आपकी एक और रिक्शा ड्राइवर जो लोन अशोक लेके जी मैं रिक्शा आपकी चलाता और है, 7,000 रुपए। अशोक जी मैं आपकी और फिर से आऊंगी। जगदीश जी, आपका क्या मानना है? आंशिक लॉकडाउन से जो बेरोजगारी बढ़ी है, अगर सरकार चाहती तो क्या कुछ कर सकती थी? जी जलपा जी, मैं कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन की जरूरत क्या थी कि अपने जो एक ये साइकिल चल रही है कोरोना की, वो तोड़ने के लिए लॉकडाउन जरूरी था। इसके लिए लॉकडाउन जरूरी था, तो सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से हाथ अदर करने के लिए उन्होंने आंशिक लॉकडाउन डाल दिया। अभी ये आंशिक लॉकडाउन के अंदर क्या हो रहा है कि जिसके उद्योग को चालू रखने की बात करिए, वहां पे उद्योग के अंदर जो मटेरियल चाहिए उसकी दुकानें बंद हैं, तो आज वो उद्योग वाला मटेरियल लेने कहाँ जाएगा? उसके पास कितना स्टॉक होगा? तो ये और ऐसा बताया कि भाई जो अमुक दुकान खोलेगी, अमुक दुकान नहीं खोलेगी, तो उसमें भी कंफ्यूजन है कि कौन सी दुकान खोलेगी, कौन सी नहीं खोलेगी। अगर डेयरी प्रोडक्ट खोल रही है तो सामने चवाणा मिठाई वाला खोलेगा, नाश्ता वाला खोलेगा कि नहीं खोलेगा, वो टेक अवे चालू रखेगा कि नहीं रखेगा, ये सब क्लियरिटी नहीं की जा रही। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आंशिक लॉकडाउन हो रहा है उसके कारण बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं। वो लोग कहीं ना कहीं रोड पे बैठ के वहां भीड़ कर रहे हैं और उसके कारण कहीं ना कहीं कोरोना भी फैल रहा है, क्योंकि इसमें किसी को डर नहीं है, यहाँ पुलिस आएगी नहीं, किसी को रोकेगी नहीं, क्योंकि लोग अभी फ्री है। तो वो लोग सब शहरी मोहल्ला जहाँ पे उनको जगह मिलती है, गली के बाहर सब लोग ऐसे ही बैठे हुए। मैं आपको बता दूं कि जब ये सब्जी वाले को छूट दी गई है, तो वहां पे मार्केट के अंदर आप जाइए, मार्केट के अंदर आप जाओगे कि वहाँ 500 एक हजार लोग जमा है। वहाँ कोई भी ऐसा नहीं बोल रहा है कि ये अभी बंद कराओ। पहले लॉकडाउन में क्या हुआ था कि पुलिस की गाड़ी आती थी, वहां पे सर्कल बनाए जाते थे, लोगों को इस सर्कल के अंदर खड़ा रहना, ये सब करने की बताया जा रहा था। लेकिन इस बार के लॉकडाउन के अंदर न कहीं पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, जैसे कि कुछ है ही नहीं ऐसा बता दिया गया। और मार्केट के अंदर आप जाओ, 500 लोग खड़े, क्या वो कोरोना नहीं फैला रहे? एक दुकान वाला दुकान खोलेगा, उसके अंदर 5 आदमी होंगे, 2 उसका स्टाफ होगा और 3 ग्राहक होंगे, तो वहां पे कोरोना फैल रहा है। यहाँ पे 500 लोग खड़े, वहां पे कोरोना नहीं फैल रहा है आपको? ये सरकार के अंदर कुछ भी समझ नहीं है, समझ है तो उसका उपयोग नहीं कर रही है। सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि छोटे व्यापारी अभी मर रहे, छोटे व्यापारी अपनी दुकान का भाड़ा कहाँ से भरेंगे? 2 साल हो गए आज ये लॉकडाउन करते हुए, 2 साल का भाड़ा कहाँ से निकालेंगे? धंधा तो हो नहीं रहा है, धंधा खोलने नहीं दे रहे हो आप लोग। आप धंधा खोलने नहीं दे रहे हो, ऊपर से बता रहे हो कि आपने अपना जो कारीगर है उसको पगार दो। पगार देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, सरकार कुछ निर्णय करे। पगार कहाँ से लाएंगे व्यापारी? छोटे व्यापारी को दुकान खुलती नहीं है, आप बोलते हो पगार उसको भर के दो। आप क्या दे रहे हो ये बताओ? 5 किलो गेहूं, 5 किलो गेहूं से क्या होगा?
जी जी प्रशांत जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर बात चल रही है कि जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरीके से व्यापार जो लोगों के थे वो कहीं ना कहीं ठप हो गए हैं, मंद हो गए हैं। पहले देखा गया था कि जैसे कि 20 लाख करोड़ की बात हुई, उस तरीके से कुछ पैकेजेस लाए थे, लोन में सहाय की बात थी, और पहले कुछ गरीब लोगों को अनाज भी दिया गया था। लेकिन इस बार आंशिक लॉकडाउन है तो सरकार क्यों उस हिसाब से आधा भी नहीं करती नजर आ रही है। और ये भी प्रश्न ही है कि सरकार, ये जो मुख्य प्रधान विजय रूपानी जी पहले से ही गाना गाते आए हैं कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, वो शायद इसीलिए कि कहीं ना कहीं उनकी गुजरात की सरकार की जो तिजोरी है उसमें से कुछ देना ना पड़ जाए। तिजोरी से देना तो एक अलग बात है, लेकिन लॉकडाउन क्यों नहीं देना उसका लॉजिकल रीजन अभी तक कोई भी सरकार, जिस लोगों ने नहीं लगाया वो नहीं दे पाई है। जिसके पास रीजन है उन्होंने लॉकडाउन लगाया है, और आज की तारीख में 12 से ज्यादा स्टेट ऐसे हैं जहां पर कंप्लीट लॉकडाउन है। अभी जो आपने याद कराया 20 लाख करोड़, उसके बाद गुजरात में स्पेशल पैकेज 14,000 करोड़ का दिया था, और बहुत जी अच्छी तरीके से बोला गया था 1 लाख रुपए का लोन ऑन जो मतलब जो एसोसिएटेड नहीं है, जो संगठित यूनियन नहीं है, चाय की टपरी वाले को, जी, पान के आपको गल्ले वालों को, सिक्योरिटी, रिटेल जी सेक्टर उसकी वाले को, आवश्यकता नहीं है। विदाउट एनी डॉक्यूमेंट। और वो उसका बहुत बड़ा क्रश हुआ था, और सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक से ही वो फॉर्म मिल रहे थे। मेरे मित्र शैलेश भाई कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े हुए, उनको पता होगा कितने लोगों को ये लोन गई है, क्योंकि नवंबर 30 अक्टूबर तक तो सिर्फ उसका स्क्रूटिनी था। उसके बाद कितने लोगों को ये 1 लाख रुपए की लोन गई है, आज तक कोई रिकॉर्ड अपने को मिला नहीं है। अच्छा, अगर आप बेरोजगारी बढ़ रही है और आप डायरेक्ट पैकेज नहीं दे सकते हो। अच्छा, पैकेज में आपने जो याद कराया, तो लॉकडाउन के बाद जो 5 किलो मतलब गेहूं चावल और वो जो फूड एंड सिविल सप्लाई से जो लोगों को मिल रहा था, वो दिवाली तक एक्सटेंड किया था, क्योंकि दिवाली में बिहार का इलेक्शन था और बिहार को टारगेट करके ये बनाया गया था। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। ये आंशिक लॉकडाउन में जिस स्टेट ने लॉकडाउन लगाया उन्होंने डिक्लेयर किया है। मुझे याद है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे साहब ने जिस दिन लॉकडाउन लगाया उस दिन बोला था कि हम 5 किलो मतलब गेहूं और तांदुल सबको देंगे। जी तो जिस जिस स्टेट ने लगाया उन्होंने दिया है, जिसने नहीं लगाया वो क्यों दे, वो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आता है। क्योंकि वैसे भी फूड एंड सिविल सप्लाई के थ्रू जो लिमिटेड स्टॉक देना पड़ता है वो तो हर साल हर महीने देती होगी सरकार, कभी ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। आंशिक लॉकडाउन में, आंशिक लॉकडाउन में उनकी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़े। अच्छा, जी अभी अगर आपके देश के ऊपर आफत आती है, आपत्ति आती है और जाती है, मैंने कहीं मोदी साहब का ये वर्ड सुना है कोई एक वीडियो में, कि देखिए देश में आफत आती है और जाती है, सिस्टम और गवर्नेंस को उसको हैंडल करना चाहिए। तो हैंडल करने में अगर मैं आपको कुछ कैश डायरेक्ट नहीं दे सकता हूँ, तो आपके पास जो पड़ी है उसमें से कैश कैसे बचा सकता हूँ। जैसे जी जीएसटी में कटौती लाऊं, पेट्रोल के ऊपर जो वेट लगा है जिसमें गुजरात अभी सेकंड जी पोजीशन पे है 24%, उसको टेम्पररी में कट डाउन कैसे करूं। सेंट्रली पेट्रोल डीजल पे भले मैं कहीं और से, जैसे अभी क्या बोल रही है भाजपा कि पहले कांग्रेस ने डेट बनाया, अपनी लायबिलिटीज बढ़ा दी थी, तो एक बार आप भी लायबिलिटी बढ़ा दीजिए। आप तो बहुत ही स्मार्ट हो, अच्छी तरीके से जी टैकल करके उसको कम टाइम पे करोगी। तो ये जो 88-89 रुपीज का पेट्रोल डीजल है उसको आप 80-70-75 पे ले आओ, और ये जो भी उसके लिए आपको जो भी करना जी पड़ता है वो उसके लिए डेट फिर भले ही बाबा जारी, रामदेव की हाँ, जरूरत पड़े, उन्हें भी ले लो, वो बता कहीं देंगे से भी ले फॉर्मूला। आओ अभी जी टेम्पररी, और वो लेके ये रेट कैसे घटा सकते हो, जीएसटी कैसे डाउन कर सकते हो, महंगाई कैसे कम कर सकते हो, जिसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी या कोई भी टैक्सेस जो लगते हैं, जैसे अभी जी मेडिसिन पे जो भी लगती थी और वैक्सीन पे जो लगती थी वो आपने जीरो कर दिया टेम्पररी। तो उस जी तरीके से हर एक टैक्स जीरो कर दो। इस साल के लिए जो टैक्स का स्लैब है उसको टेम्पररी हाफ कर दो, कि ताकि किसी को टैक्स भरने की नौबत ना आए। देखिए, सरकार पे आफत आई है, आपत्ति पूरे देश पे आई है। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास अगर कुछ नहीं होगा तो मैं मेरे गहने बेच के भी बेटी की शादी करूंगा। क्यों क्यों तो क्यों गहना तो होना मेरे घर चाहिए। पे कुछ आया था। तो वो मतलब गहने, मतलब देश के पास बहुत सारे गहने हैं, देश के पास बहुत एसेट है। 17 साल में, ये 70 साल में देश ने बहुत कुछ एसेट खड़ी की है। तो उसमें से एक तो एसेट को अगर ऐसे टाइम पे बेचना पड़े तो देश उसके लिए ना नहीं बोलेगा। और दूसरी बात, आपने गहनों की याद कहे मुझे, जी तो जी आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट, ये जो हाईएस्ट जो सोना होना चाहिए, गोल्ड, इंटरनेशनल गोल्ड की जो वैल्यू जितना इंडिया के पास है वो किसी के पास नहीं है। और ये गोल्ड को हमने दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूज किया था, और तब इकोनॉमी को पटरी पे लाया गया था और जी देश को मजबूत जी किया गया था। तो उसी तरह काफी सारे वेज एंड एवेन्यूज हैं
इंडिविजुअली, एमएसएमई, स्मॉल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आपने जनधन खाते खोले हैं, तो जनधन में आप जो भी एम्प्लॉय जो ईएसआई और पीएफ में नहीं आते हैं, उसको आप डायरेक्ट बेनिफिट दे दो थ्रू इंडस्ट्रियलिस्ट, और इंडस्ट्रियलिस्ट को उतना पैकेज दे दो कहीं से। तो जी देना हो तो काफी सारे एवेन्यूज है, अपने को सिर्फ सोचना है और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना है। और सबसे पहले तो कोरोना की पूरी ट्रीटमेंट 100% फ्री, चाहे गवर्नमेंट में लो जी या प्राइवेट में लो। रिपोर्ट्स आरटीपीसीआर टोटली फ्री करो, सिटी स्कैन टोटली फ्री करो। जो भी पेशेंट आरटीपीसीआर पॉजिटिव होके सिटी स्कैन कराने जी जाता है, जी उसका एक भी रुपया चार्ज नहीं होना चाहिए, 3,000 भी क्यों। तो अगर ये ट्रीटमेंट भी फ्री हो जाएगी तो काफी सारे लोगों की वो सेविंग बढ़ेगी, क्योंकि अभी तो ट्रीटमेंट के पीछे 25-50 हजार खर्चा हो जाता है। वो अगर गवर्नमेंट में भी ट्रीटमेंट लेता है, फिर जी भी रिपोर्ट्स ये वो सब करके भी वो उसको बहुत चार्ज लगता है। तो इनडायरेक्ट वे में भी हम चाहे तो हेल्प करके कर इसको सकते पटरी पे ला सकते हैं। हैं। जी जी बिल्कुल। शैलेश जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर सुझाव तो काफी सारे हैं और ऐसा नहीं है कि सरकार को इस बारे में ज्ञात नहीं होगा, पर देने की दानत भी तो होनी चाहिए। जल्पा जी, सरकार की पूरी दानत भी है, काम भी कर रही है। इसीलिए तो आज कोरोना को काबू में लिया गया है और कोरोना कम हुआ है, केसेस जी, कम पर हुए हैं, कोरोना नया को केसेस काबू नहीं में आ ले रहे लिया हैं। गया है, तो फिर और शैलेश जी ये रात्रि कर्फ्यू क्यों, ये आंशिक लॉकडाउन क्यों, अगर कंट्रोल में आ इनको गया है कर्फ्यू कोरोना? लगाते तो अभी मेरे भाई जगदीश भाई बहुत अच्छा बोल रहे थे, दोनों साइड बोल रहे थे। दोनों साइड में इसलिए कहूंगी, मैं दोनों साइड इसलिए बोलता हूँ कि पहले ये बोलते थे कि जो सब्जी वाले हैं उस जगह पे बहुत सारे लोग, भीड़ इकट्ठा होती है और संक्रमित भी होते होंगे। और बाद में ऐसा भी बोले कि कई लोगों की रोजगारी भी चली गई, किसी को जो एम्प्लॉयमेंट थे उसको रोजगारी नहीं मिल रही। तो रोजगारी लॉकडाउन लगा दे, आंशिक लॉकडाउन से इतना प्रॉब्लम है, तो पूरा लॉकडाउन लगाते तो कहाँ से रोजगारी मिलती। पूरी लॉकडाउन लॉकडाउन से पूरी रोजगारी भी खत्म हो जाती। ये पूरी जी, यानी रोजगारी आप खत्म मानते ना हो हो कि जाए, आधी ही सही, लेकिन इसीलिए आंशिक आंशिक लॉकडाउन से लॉकडाउन लगाया रोजगारी है। खत्म तो हुई है। हाँ, वो तो थोड़ी बहुत तो रोजगारी खत्म हुई है, वो तो हम एक्सेप्ट करते हैं। मगर अगर मान लो कि पूरा लॉकडाउन किया जाए तो पूरी रोजगारी खत्म होगी और फिर पर से फिर सरकार अनलॉक क्या करने में करेगी? बहुत टाइम लगता है और जी, बहुत पर सरकार क्या प्रॉब्लम करेगी? होता है, मतलब इसीलिए कुछ तो आंशिक आयोजन लॉकडाउन लगा होगा है। ना, कुछ तो आयोजन ऐसा भी आप कर सकते हो। आप स्ट्रिक्ट एक्शन, जैसे कि जगदीश जी बता रहे थे कि चलो ठीक है, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, लेकिन ये इसी राउंड में लोग खड़े रहे, सोशल डिस्टेंसिंग, उसके लिए थोड़ा स्ट्रिक्टनेस यूज करते, नहीं डंडा, डंडा जगदीश नहीं, जी, डंडा जलपा नहीं, जी, और ना ही जलपा भारी जी, मैं भरकम आपका दंड, आंसर भी लेकिन देना कुछ तो चाहता होना हूँ। चाहिए ना कंट्रोल में। मैं आपका आंसर देना चाहता हूँ। आपने जगदीश जी का जिक्र किया तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जगदीश जी गुजरात की चिंता मत करें, वो दिल्ली की पर चिंता करें, जी, पर केजरीवाल दिल्ली की में तो चिंता करें। नहीं, वहां दिल्ली क्या में तो है, वहां लाभ भी तो पूरा दिया लॉकडाउन गया। है कि क्या है, तो दिल्ली जरा में देख जो लो। तरीके की आर्थिक सहाय की मतलब घोषणा की गई, गुजरात में भी मुख्य प्रधान के पास वही लोग एक्सेप्ट कर रहे थे। जो गवर्नमेंट है ना, वो उसके ऊपर जो मार पड़ता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा मार पड़ता है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर ज्यादा मार नहीं पड़ता। जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन पूरा लगा दिया है, पूरे इंडिया में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब कोई एक एक स्टेट उसकी उसकी स्थिति के अनुसार जो लॉकडाउन लगाता है, तो स्टेट के ऊपर सब सब आता है। और जी, उसमें भी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैलेश जी, सहायता कोरोना करती ही की है। वजह से मगर इनकम भी हुई है, जैसे वो 1 अरब से भी ज्यादा रुपए मिले थे, वो कोरोना की गाइडलाइन जिन्होंने फॉलो नहीं की थी, मास्क नहीं पहने थे, अगर वो वाली रकम भी हम यहाँ पर आर्थिक सहाय में मतलब सरकार दे दे, तो दोनों साइड हो जाएगा ना, कोरोना भी कंट्रोल में हो जाएगा और आर्थिक सहाय भी हो जाएगी लोगों की। पैसे तो लोगों के ही थे। गवर्नमेंट गवर्नमेंट में जो है, वो जो उद्योग क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल है, वहां से जो कोई पैसा आता है तो इंडस्ट्री की डिपार्टमेंट में जाता है। ये जो मास्क वाला और जो दंड लिया जाता है, वो जो पैसा आता है वो हेल्थ का पैसा है, तो वो हेल्थ डिपार्टमेंट में जाएगा और हेल्थ डिपार्टमेंट में जो खर्चा किया जाना चाहिए वो खर्चा होगा। मगर मैं जी, ये पर भी कह फिर दूं भी कि तो 1,000 रुपया शैलेश जो जी, फिर भी 1,000 ऑक्सीजन की रुपया कमी दंड क्यों किया पड़ी? ना, वेंटिलेटर के लिए क्यों 1,000 लोगों को रुपया दंड किया ना, वो ढूंढने जाना गुजरात में पड़ा? है और केरल।
और दिल्ली में तो 2,000 रुपया दंड लेते हैं। दंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर पर लेकिन दिल्ली में आर्थिक सहाय भी तो दी, यहाँ पर क्यों नहीं दी गई? भले 1,000 रुपए, मतलब वहां पर 2,000 लेते, यहाँ पर 1,000 लिया था, तो उन्होंने जो सहाय दी थी उससे आधी तो दे सकते थे। दिल्ली की अभी सिचुएशन क्या है वो तो देखो। दिल्ली का जो सब अरेंजमेंट है वो भी अच्छा नहीं है, और दिल्ली के वजह से गुजरात इतना बड़ा स्टेट है, दिल्ली की कंपेरिजन करे तो फिर भी ये हमारे मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी और नितिन भाई पटेल ने जो काम किया है वो अच्छा काम किया है, और तो कोरोना के केसेस कम हुए। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, लेकिन शैलेश जी दिल्ली की बात नहीं है। शैलेश जी, तकलीफ ये है कि अभी जो प्रधानमंत्री है, हमारे गृह मंत्री है, वो गुजरात मॉडल लेकर दिल्ली गए थे, तो तकलीफ वहां पर है ना। हमारा वाइब्रेंट गुजरात, हमारा अड़ीखम गुजरात। आपको भी आपकी पूरी बात में मैं सहमत हूँ। 100% गुजरात मॉडल लेकर ही दिल्ली गए हैं, और गुजरात मॉडल की बात पूरे देश में होती है। विजय रूपाणी जी क्या कर रहे हैं? इससे तो हमारे जो गुजरात था, हमारा वाइब्रेंट गुजरात, उसकी छवि खराब हो रही है। ये जो कोरोना है ना, कोरोना वो महामारी है, वो वैश्विक महामारी है। उसकी वजह से अभी थोड़ा सभी स्टेटों में कमी आई है डेवलपमेंट में। उसकी वजह से गुजरात में भी थोड़ी बहुत कमी आई है। मगर गुजरात की जो स्थिति है और राज्य जो है और जो स्टेट है उनकी कंपेरिजन में स्थिति अच्छी है। स्टेट में भी नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। वैश्विक महामारी है, दूसरे देशों में भी समस्या है, अपने देश की बात करें तो काफी राज्यों में समस्या है। लेकिन सबसे खराब तब लगा जब प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों को मरना पड़ा। ऑक्सीजन की कमी अभी कहीं भी नहीं है, थी। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन की वजह से डेथ भी होती थी। और जो क्या बात है शैलेश जी, पर आपके ही मुख्य प्रधान विजय भाई बोले थे कि एक भी मौत नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी की वजह से। चलो आपने माना तो सही, सबसे पहले नहीं, बहुत अच्छा लगा शैलेश जी, बहुत अच्छा लगा, आपने सच कबूल। हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने ऑक्सीजन की फैक्ट्रियां भेजी है। एक फैक्ट्री तो ऐसी है कि 2,000 मरीजों को नहीं शैलेश जी, नरेंद्र मोदी जी से कोई तकलीफ नहीं है। गुजरात की बात करें तो विजय रूपाणी जी, वो वाइब्रेंट नहीं, वाइब्रेंट गुजरात तो मोदी जी ने बनाकर दिए, वो तो दिल्ली चले गए वाइब्रेंट गुजरात बना के, लेकिन रूपाणी जी संभाल नहीं पाए ना। इंडिया को वाइब्रेंट कर दिया जी, रूपाणी जी ने पूरा संभाला है, इसीलिए तो कोरोना के केसेस कम हुए हैं। आज एक भी आप देख लो, यूएन मेहता हॉस्पिटल में अहमदाबाद सिविल असारवा में देख लीजिए, कहीं भी एम्बुलेंस की लंबी कतार नहीं है। 1-2 एम्बुलेंस है और कहीं भी कतार नहीं है, और अच्छा काम किया है। कोई भी गवर्नमेंट हो, कुछ कमी है तो बोलना चाहिए, मगर पॉजिटिव काम कर रही है तो उसका तारीफ भी करना चाहिए। आर्थिक नहीं, शैलेश जी क्यों नहीं करेंगे? शैलेश जी क्यों नहीं करेंगे? आपके 20 लाख करोड़ से लेके हर चीज की तारीफ हुई है। शैलेश जी, आप आर्थिक सहाय मुहैया कराई दीजिए, हम क्यों नहीं तारीफ करेंगे? आप आर्थिक सहाय दे दीजिए गरीब लोगों को, हम वो भी बताएंगे कितना अनाज दिया, कितने लोगों को कैश दिए, किसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे आए, हम वो भी बता देंगे। अशोक जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर मुद्दा चल रहा है आर्थिक सहाय का। जैसे कि ये था कि लॉकडाउन शायद इसीलिए नहीं लगाया गया, अगर कोरोना कंट्रोल करने की ही बात थी तो लोगों पे क्यों दबाव डाला गया कि आप खुद से ही बंद कर दीजिए? ये डिसीजन तो सरकार भी ले सकती थी। देखिए, मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता को बड़े ध्यान से सुन रहा था। अगर उनकी बात को सही मान लिया जाए तो कोई समस्या ही नहीं है। गुजरात में भी और देश में भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। अपने गुजराती में कहते हैं, पोपट भूख्यो नहीं, पोपट तरस्यो नहीं। कहीं कुछ नहीं है अगर उनकी बात को सही मान लिया जाए तो। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अपने उत्तरदायित्व से दूर भागने का प्रयत्न कर रही है, और आज पूरे विश्व में समग्र भारतवर्ष का जो अपमान हो रहा है, जो बदनामी हो रही है, दुनिया के देशों के तमाम अखबारों से लेकर यूएनओ तक ने यह कहा है कि कोरोना को कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में भारत की सरकार न सिर्फ विफल गई है, लेकिन उसकी बेजवाबदारी का कोई अंत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से निकलने वाले अखबार ने यह कहा है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने भारतवर्ष को अंधकार युग में डाल दिया है।
आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग आर्थिक तौर पे भी तबाह हो रहे हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि बढ़ता जा रहा है। मैं शैलेश भाई को कहूंगा कि अभी 1 महीना और देख लो आप, अगर यही सब चलता रहा और सरकार की यही नीति रही कि कुछ नहीं देना है जनता को, कुछ नहीं देना है प्रजा को। आज दिल्ली की सरकार जो है वो लोगों को आर्थिक राहत जाहिर कर रही है, आज महाराष्ट्र की सरकार आर्थिक सहायता जाहिर कर रही है, तमिलनाडु की सरकार आर्थिक सहायता जाहिर कर रही है, आंध्र प्रदेश की सरकार आर्थिक सहायता जाहिर कर रही है, तो गुजरात सरकार क्यों नहीं? जिस गुजरात को ऐसा बोला जाता है कि पूरे भारत में, पूरे दुनिया में मॉडल है। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बार ये कहते थे पंजाब में जाकर के गुजरात का किसान हर साल मारुति गाड़ी नहीं खरीदता है, और एक दिन ये आएगा कि गुजरात के किसानों के घर जो है, उनके जो नड़िए हैं वो सोने के हो जाएंगे। ये सपना दिखाने वाले, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने वाले आज दिल्ली पे काबिज हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से अपने भावना पहुंचाना चाहता हूं कि ऑक्सीजन से लेकर बेरोजगारी से लेकर ये सवाल को अगर हल नहीं किया गया तो हिंदुस्तान में जिस प्रकार से 1946 में बंगाल के अकाल के दौरान कलकत्ता की सड़कों पर भूख से मरते हुए लोगों की लाशें नजर आती थी, उस समय इतनी खराब हालत थी हमारे देश की, न रेलवे थी, न सड़कें थी, न बांध था, न डैम था, देश आजाद भी नहीं हुआ था। और आज आजादी के 70 साल के बाद भी अगर केंद्र की सरकार ये दावा करती है कि हमारे पास विदेशी इतनी मूल्य है कि हमको कोई जरूरत नहीं है, आज पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ाकर 20-20 लाख करोड़ रुपया, जीएसटी से हर महीने 1-1 लाख करोड़ रुपया ये सब इकट्ठा किया जा रहा है, उसको आप सेंट्रल विस्टा अपने बंगले के 22,000 करोड़ में खर्च कर रहे हैं, 9,000 करोड़ रुपए का विमान ले रहे हैं। गुजरात के अंदर हमारे देश के, हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री 200 करोड़ रुपए का विमान खरीद रहे हैं। आज लोग मर रहे हैं। ऐसे हालत के अंदर अपनी जिम्मेदारी को समझने का काम अगर सरकार नहीं करेगी तो गुजरात में भी वो दिन दूर नहीं कि जब लोग जो है भूख से तड़पते हुए, मरते हुए नजर आएंगे। जी, पूरे देश के अंदर ये स्थिति है। और जब ऐसी हालत है तब मैं आपके माध्यम से रूपाणी साहब को विनती करूंगा, अभी भी समय है, नहीं तो लोग सामूहिक आपघात करेंगे। अभी भी समय है कि आर्थिक सहायता की घोषणा की जाए। जब और राज्य कर सकते हैं तब गुजरात मॉडल, और जहां से ये देश के सबसे शक्तिशाली लोग दिल्ली में बैठे हैं, उसी शक्तिशाली लोगों का ये गुजरात आज रो रहा है, रुदन कर रहा है। यहाँ के लाखों करोड़ों गुजरात वासियों को किसी प्रकार की सहायता प्रदान, उदाहरण देके अपनी बात पूरी करूंगा। जलपा जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं हमारे तमाम साथियों को कि सही में बहुत खराब स्थिति से हमारा दौर ये गुजर रहा है। ये देश, ये सरकार की प्रथम जवाबदारी है, तमाम विरोध पक्षों की जवाबदारी है। तमाम विरोधी पक्ष, तमाम सरकारें, तमाम दल, तमाम नेता, तमाम मुख्यमंत्री इस राष्ट्रीय आपत्ति को गंभीरता से समझकर लोगों के साथ संवेदनशील बनकर उनकी जान को बचाएं, हमारी नस्लों को बचाएं। वाराणसी जहां से हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनकर आते हैं, उसी वाराणसी के अंदर शास्त्रीय गायक के राजन मिश्रा, जो पूरे देश की दुनिया के अंदर बहुत मशहूर थे, उनको कोरोना हुआ। उनका लड़का, उनका सन रितेश मदद के लिए मुख्यमंत्री लखनऊ पहुंचा, वहां से मदद नहीं मिली, कलेक्टर से मदद नहीं मिली, पीएमओ ऑफिस से नहीं मिली। आखिर के अंदर वो राजन मिश्रा जो है को नई मदद मिलने की वजह से, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से वाराणसी में मृत्यु को प्राप्त हुए। आज वो उनका लड़का कहता है, उनका सन कहता है कि उनके नाम से हॉस्पिटल बना रहे हो, लेकिन जब वो जिंदा थे अब ऑक्सीजन नहीं दे सके। ये है हमारे देश का हाल। राजन मिश्रा की मौत की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी देश के प्रधानमंत्री को, क्योंकि वहां से वो चुनकर गए, 2-2 बार वहां से वो प्रधानमंत्री बने, उनको जवाबदारी उठानी चाहिए। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा हमारे भाजपा के, हमारे नौजवान साथी को, हमारा कोई विरोध, आप सत्ता पर बैठे रहिए, लेकिन देश की जनता के आंसू पूछने का काम करो। आज गुजरात में तात्कालिक आर्थिक सहायता की घोषणा विजय रूपाणी जी करें। हमने मांग की है कि 6,000 रुपए 2 महीने तक गरीबों को राशन दिया जाए और 6,000 रुपए गरीबों के खाते में सरकार जाहिर करे। विजय रूपाणी के मैं पांव छूंगा, जाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री के मैं पांव छूंगा और उनको नमन करूंगा कि अगर ये देश के लोगों के आंसू रोकने में कामयाब हो जाए। जी जगदीश जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर प्रश्न ये है कि आंशिक लॉकडाउन से जिस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ी है, अगर सरकार चाहती तो पहले भी इस जो आंशिक लॉकडाउन है उसका आयोजन कर सकती थी। ऐसा भी हो सकता था कि सब कुछ बंद कर दिया है, ऑड इवन पद्धति जो पहले वो लोग लेके आए थे, ऐसा भी कुछ कर सकती थी। जिस हिसाब से अभी मॉल्स बंद है, यानी मॉल में जिसने
कुछ अपना व्यापार चले उस हिसाब से किराए से ली है शॉप, उसको किराया तो भरना ही है। और उस हिसाब से होता भी यह है, कुछ उद्योग में जैसे कापड़ उद्योग की बात करें तो उसके व्यापारी सबसे ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि डिज़ाइन जो है वो कपड़ों की पुरानी हो जाती है और जो सीज़न है वो कहीं ना कहीं चली जाती है। यानी समस्या तो अनेक है, लेकिन ये सरकार की फर्ज बनती है कि व्यापारी के साथ क्यों ना एक मीटिंग करते और उसके बाद कुछ उचित निर्णय करते। जी जल्पा जी, बहुत सारे छोटे व्यापारी है, उनके मेरे ऊपर फोन भी आ रहे और बहुत सारे व्यापारी बोल रहे, संगठन भी इकट्ठा हो रहे कि भाई देश के अंदर अगर लॉकडाउन लगाना है तो लॉकडाउन के लिए हम लोग तैयार है, बाकी आंशिक लॉकडाउन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये आंशिक लॉकडाउन में कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसके कारण क्योंकि सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, किसी को आने जाने की छूट ही है, सब लोग अभी फ्री है, तो एक दूसरे से जब टोला बन के बैठ रहे हैं तो उसके कारण कोरोना कहीं ना कहीं फैल रहा है। और इसके अंदर गवर्नमेंट भी, मैं बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही है। और शैलेश जी बार बार जब दिल्ली की बात कर रहे हैं तो मैं दिल्ली की बात करना चाहूंगा कि वहां पे केजरीवाल सरकार ने रिक्शा चालक और टैक्सी चालक को सबको 5-5 हजार रुपया देने का वायदा किया है और उनके खाते में 5-5 हजार रुपये दिए जा रहे हैं और राशन की भी वहां व्यवस्था की जा रही है। और कहना चाहूंगा कि जो आज अभी बोल रहे शैलेश भाई दिल्ली की हालत खराब है, दिल्ली की हालत खराब करने वाला कौन है? दिल्ली के अंदर हमारे एसएससी मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कहा कि हमें 3 महीने और 1.25 लाख वैक्सीन के डोज दे दीजिए, हम लोग 3 महीने के अंदर पूरे दिल्ली में वैक्सीनेशन का काम कर देंगे। पर तब मोदी साहब का बोलते हैं कि आत्मनिर्भर हो जाओ, आप अपने हिसाब से कंपनी से वैक्सीनेशन खरीदो। जब हमारे मुख्यमंत्री ने कंपनी से वैक्सीन मांगी तो वहां पे जवाब दिया जा रहा है कि जब केंद्र सरकार बोलेगी उसी हिसाब से हम लोग आपको वैक्सीन देंगे। तो ये दोनों बाजू की दो धारी तलवार चल रही है और केजरीवाल जी को बदनाम करने का कोशिश की जा रही है। मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि जो यशस्वी मुख्यमंत्री केजरीवाल जी अच्छे फैसले ले रहे, वहां पे उनको रुकावटें दी जा रही है। और यहाँ पे गवर्नमेंट देखिए, गुजरात की गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पे जब एक नेता बीमार पड़ता है तो उसको कहीं लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ता, उसको 108 भी मिल जाती है, उसको वहां बेड भी मिल जाता है, वहां ऑक्सीजन भी मिल जाता है, जबकि उनको कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं होता है, छोटा छोटा लक्षण दिखता है उसके अंदर उसको सब ट्रीटमेंट मिल जाती है। और यहाँ पे जो छोटा आदमी जब बीमार पड़ता है तो उसको बोलते हैं 108 से आओ, 108 वहां पे बोलते हैं तो 3-3 दिन बाद आती है। यहाँ पे अर्धे लोग लाइन में मर गए और यहाँ संवेदनशील काहे का साहब, यहाँ पे लोग मर रहे हैं, आपकी संवेदना कहाँ पे है? वहां पे आपने जहाँ 108 बेड बनाई तो उसको उद्घाटन कर दिया, वहां पे वो लोग बाहर राह देख देख के मर गए। ये ऐसी व्यवस्था आज तक मैंने मेरी जिंदगी में कहीं नहीं देखी है। जी प्रशांत जी, मैं आपकी विफलता है। जी प्रशांत जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर बात कर रहे थे कि कुछ लोग इसीलिए भी कोरोना से डरते हैं क्योंकि उन्हें जान गंवाने की फिक्र नहीं है, पर उन्हें वो चिंता है कि अगर इसकी ट्रीटमेंट में जैसे कि गवर्नमेंट जो अस्पताल है उसमें अगर बेड नहीं मिला और प्राइवेट में गई तो इतने लाख का खर्चा हो जाएगा, यानी ट्रीटमेंट का खर्चा। और कुछ लोग इसीलिए भी डरे हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अगर नया सत्र है शैक्षणिक की, अगर हम बात करें तो वो फिर से स्टार्ट होने वाला है जून में, अगर परिस्थिति थोड़ी भी कंट्रोल रही तो, यानी फिर से वो फीस का मुद्दा आएगा। यानी एक तरफ है खुद की इनकम कम है, कोरोना का डर है, घर में खाने के लिए रोटी कम पड़ रही है, शायद हफ्ते भी चढ़ चुके हैं लोन के, और अब बच्चों के भविष्य के लिए उनकी फीस भरना भी जरूरी होगा। यानी ये सारी दुविधा में से लोग अभी पसार हो रहे हैं। उनके मन में मई नहीं चल रहा है, उनके मन में जून चल रहा है कि जून में क्या होगा। देखिए, जब से कोरोना आया, पहला लॉकडाउन, पहला फेस अगर बात कर दे तब डेफिनेटली सरकार ने कुछ ना कुछ काम किया, मॉरेटोरियम दिया। उसके बाद देखो तो ये साल की अगर बात करें तो अपना सब कुछ चालू है, अपना ईएमआई चालू है, हमारी ऑटो लोन जा रही है, हमारे होम लोन जा रहे हैं, खर्चे वहीं के वहीं जा रहे हैं। दूध के प्राइस, एलपीजी के प्राइस, पेट्रोल के प्राइस, महंगाई, फ्रूट के प्राइस, सब्जी के प्राइस सब ठीक पे जा रहे हैं। हमारा कुछ भी बंद नहीं है, सिर्फ बंद है तो हमारी इनकम बंद है, लोगों की इनकम बंद है, मतलब इनकमिंग बंद है, आउटगोइंग इतना ही चालू है। कोई भी व्यापार धंधा बिजनेस की जब हम बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा आउट ऑफ द ट्रैक बात करूंगा कि इंडस्ट्री एसोसिएशन इसके लिए भी जिम्मेदार होता है कि वो सरकार से बात करे, लेकिन हमारी इतनी लाचारी है। देखिए, देश पे आफत आए, जो भी आए, देश का जो गवर्नेंस है उसको सच्चा आईना बताने में कुछ सोसाइटी, कुछ कम्युनिटी होनी चाहिए, जैसे पत्रकार, साहित्यकार,
न्यूट्रल विश्लेषक की अगर मैं बात करूं तो एनालिस्ट, ये सब लोग सरकार को आईना दिखाए या तो सरकार के साथ अच्छी बात करे कि ये करना पड़ेगा, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, और जी उसको सरकार को सुनना चाहिए। हमारी लाचारी ये है कि हमारे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी कम है और बीजेपी के कार्यकर्ता ज्यादा हो गए हैं। तो इन्फ्लुएंस होता है सरकार से, लेकिन आप उनकी वाई में इतना मत भूल जाइए कि आपके पीछे पूरा इंडस्ट्री एसोसिएशन है। जी अगर आपको सीखना है तो मोरबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एग्जांपल लेके सीखिए। लोगों ने मुझे बताया कि मोरबी में ऑक्सीजन की 1% कमी नहीं पड़ने दिया है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सिरामिक इंडस्ट्रीज और उसकी एसोसिएशन है। तो उसी तरीके से हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या काम कर रहा है? सिर्फ भाई सरकार के लिए बस अच्छे अच्छे लेटरबाजी करना। एक भी परसेंटेज काम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ऐसा नहीं किया है जिससे उनकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खड़ी हो, उनको प्रमोशन मिले, उनको सरकार से कोई बेनिफिट मिले। ओनली एंड ओनली उनके पर्सनल बेनिफिट के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये ऐसा इन्फ्लुएंस सरकार के प्रति नहीं होना चाहिए। अगर आप में हिम्मत है और एसोसिएशन चलाना चाहते हो तो सच को सच बोलो, झूठ को झूठ बोलो। ठीक है, भाजपा जहां अच्छा काम कर रही है हम उसको अच्छा बोलेंगे, लेकिन जहां नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, तो हमको बताना चाहिए कि सर इतना करना चाहिए, और सरकार को भी वो सुनना चाहिए। हमारी लाचारी है कि सरकार सिर्फ अच्छे सुनने के लिए ही बनी है, उसको अपना खुद का इम्प्रूवमेंट के लिए भी। देखिए, हर आदमी में कोई ना कोई त्रुटि होती है, एरर होती है, लेकिन उसको कैसे करेक्ट किया जाए उसके लिए वो लोगों को आपको सुनना पड़ेगा। आप मेरे जी सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, मुझे पसंद नहीं आएगा, लेकिन मेरे में लैकुना क्या है वो बताइए। तो उस जी तरीके से सरकार को भी उसकी खराब चीजें सुनने के लिए बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके गुड गवर्नेंस बनेगा। दूसरी बात, जी तीसरी जो महंगाई की जो भी बात हो रही है, जी काफी सारे करेक्शंस रिक्वायर्ड है, उसको इमीडिएट एक्शन में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये खुलने के बाद इसका अनलॉक कैसे आएगा पता नहीं है। क्योंकि अनलॉक आ जाएगा, लेकिन लोगों के दिमाग में जो कोरोना घुस गया है और जिस तरीके से पेशेंट और जो इस बार का जो वेव था, उसमें लोगों ने बोला है कि पहले वेव में कोरोना से खड़े होने के बाद 15-20 दिन के बाद लोग काम पर जा सकते थे, काम कर सकते थे, लेकिन इस बार वीकनेस फिजिकली मेडिकली जी आदमी इतना अच्छा नहीं हो जाता है तो जी पहले की तरह दौड़ पाएगा। तीसरा, स्कूल फीस की आपने बात की, लास्ट टाइम 25% जो वेव दिया था सब मिला के वो का कोई नहीं आया है। सब स्कूल ने अपनी तरफ से फी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, लोगों ने भरना शुरू कर दिया है। तो सरकार जल्द से जल्द बिफोर जून इसका जो भी करना है अमलवारी कराए, या मतलब कोर्ट से बुलवाना है तो कोर्ट से बुलवा ले, लेकिन जो भी डिसीजन ले सबसे पहले ले। जी फिर क्या होता है कि आप नवंबर दिसंबर में डिसीजन देते हो, तब तक 100% फीस वो लोग ले लेते हैं, फिर रिएम्बर्स नहीं होती है, तो ये बहुत सारा झमेला होता है। उससे जी अच्छा है कि ये अगर चलने जी ही फिर वाला है सरकार तो जी जून कोर्ट महीने के में जी ही इसका डिसीजन आ जाए। जी फिर सरकार कोर्ट के पास जाती है कि संचालक हमारी सुनते नहीं हैं। बिल्कुल। जी शैलेश जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। मेरा आखिरी सवाल, कहीं ना कहीं जनता जो भुगत रही है वो शायद राजनीति की वजह से भी, जैसे अगर गुजरात की बात करें तो कब से बोला जा रहा है, दूसरी पार्टी भी सरकार के सपोर्ट में आ रही है कि आप कुछ फैसला लीजिए, जो भी हमसे बन पड़ेगा वो मदद हम भी करेंगे, और क्यों ना भी करें, क्योंकि उनके भी कुछ एमएलए है, अगर बात करें उनके भी कुछ कॉरपोरेटर है, यानी उनकी भी फर्ज है, और मानवता की दृष्टि से देखें तो उनका भी कर्तव्य है लोगों की सेवा करना। लेकिन क्योंकि सत्ता में अभी भाजपा है, भाजपा पहल नहीं कर रही है कि राजनीति को छोड़ो, चलो एकजुट हो जाए, सब मिलकर कुछ हल निकाले, तो शायद लोग कम परेशान होंगे। शुरुआत तो करनी चाहिए। जल्पा जी, आपने बोला कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार पूरी तरह एक्शन में है। 12 मई को ये जो कर्फ्यू था, रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक का, वो कर्फ्यू की जो कोर कमेटी ने 12 तारीख को निर्णय लिया, 18 मई तक यही सिचुएशन जी पर रहेगी। नहीं, पर और शैलेश जी जो वो निर्णय लिया गया, लेकिन लोगों को सहाय भी तो देनी चाहिए थी। आपने निर्णय लिया कोरोना को कंट्रोल में करने के लिए आंशिक लॉकडाउन, लेकिन दूसरे भी तो पहलुओं पर गौर करना चाहिए आपको। उसके साथ सरकार का ये भी धर्म है सोचना कि जिन जिन चीजों के लिए हमने मना किया है तो उनको हम क्या सहाय दे पाए।
जलपा जी, ये जो कर्फ्यू है पूरा लॉकडाउन नहीं है, मगर जैसी जैसी सिचुएशन होगी, जब जरूरत पड़ेगी कि लोगों को अब पूरा लॉकडाउन चाहिए या केसेस बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन करेंगे, तब जैसी सिचुएशन आएगी तो सहाय भी करेंगे, सब सब बात करेंगे। मगर अभी जो मुझे लग रहा है वो केसेस कम हो रहे हैं और जो एटमोस्फियर है वो भी अच्छा हो रहा है, और केसेस कम होने की वजह से अभी हॉस्पिटल में भी लोग कम जा रहे हैं और परिवार में सब अच्छी तरह रह रहे हैं। इसीलिए थोड़े दिन के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे का पूरा जो ये कोरोना है पूरे का पूरा गुजरात से चला जाएगा, भारत से चला जाएगा, और हम पूरी तरह स्वस्थ होके फिर से पूरी तरह सब खुला करके सब व्यापारी व्यापार करेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट है वो उसका बिजनेस चलाएंगे, और जो खेत में किसान है वो उसका काम करेंगे और जी, अच्छा पर होगा। शैलेश जी तकलीफ यही है कि गो कोरोना गो बोलने से कोरोना जाता नहीं है। तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जी शैलेश जी, आपने जो बोला, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, गो कोरोना गो को बोलने से कोरोना भाग तो नहीं जाता, पर जब तक भाग नहीं रहा है तब तक सरकार को आयोजन तो करना होगा ना। हमारे कोरोना वॉरियर्स ने काम किया है, हमारे जो वैज्ञानिक है उन्होंने हमारे 2 वैक्सीन ढूंढी है। पर शैलेश जी, वो कोरोना वॉरियर को हड़ताल पे क्यों आना पड़ा, क्यों उन्हें पोस्टर लेके आ जाना पड़ा? दुख तब होता है शैलेश जी। वो उसका प्रॉब्लम है, वो सोल्व किया जाएगा। वो प्रॉब्लम आपने बताया, अच्छा मैं आपके बात से सहमत हूँ, मगर वैक्सीन जिसने ली है उसको जब कोरोना होता है तो उसकी इम्यूनिटी पावर जो बढ़ गई है होती है, उसलिए वो कोरोना से डेथ नहीं होती उसकी, वो कोरोना को मात देके उसको हरा के वापिस जी, पर वैक्सीन से आपने अच्छा याद दिलाया, अभी न्यूज मिला था, अभी कुछ आई थिंक घंटा भर भी नहीं हुआ है, न्यूज ऐसा मिला है कि 3 दिन के लिए, यानी कि शुक्र शनि रवि के लिए जो 45+ वाले थे उनको वैक्सीनेशन उन्हें नहीं दिया जाएगा। ऐसा क्यों? हमारे पास क्या वैक्सीन की कमी है? 18 से 44 के एज के जो लोग हैं उसको अभी रजिस्ट्रेशन उन्होंने किया है, तो उसको वैक्सीन दी जा रही है। ये जो 45 के अब जो लोग हैं उसको एक डोज दे दिया है, दूसरा डोज ही उसका बाकी है, तो दूसरा डोज 45 डेज के बाद देना होता है, तो उसका 45 डेज होगा तब उनको भी दे देंगे। मगर वो तो कुछ 28 डेज था, ये 45 कैसे हो गया? वैक्सीन दी जा रही है। जी शैलेश जी, पर जिन्होंने एक भी नहीं लिया उनको भी नहीं देंगे। चलो, जिन्होंने एक डोज ले लिया है चलो उनका समझ लेते हैं, लेकिन जिन्होंने लिया ही नहीं है उनको लेना हो तो? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जिन्होंने लिया ही नहीं है उनको लेना हो तो ये 3 दिन के बाद उनको भी वैक्सीन दी जाएगी, उनको भी वैक्सीन देना है। मगर पहले जो ये लोग नेगेटिव बात करते हैं, नेगेटिव सोच वाले जो लोग थे, उन्होंने लोगों के मन में ऐसा डाल दिया था कि वैक्सीन लेंगे तो बुखार होगा तो तकलीफ होगी, कोरोना होगा और ऐसा होगा वैसा होगा, वैक्सीन मत लेना। मगर ये नहीं शैलेश जी, नहीं शैलेश जी सही बात है, शैलेश जी सही बात है, वैक्सीन को लेकर दुष्प्रचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरकार को डॉक्टरों की पैनल बिठानी चाहिए और इंफॉर्मेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करनी चाहिए, डॉक्टरों की पैनल बिठानी चाहिए। जैसे विजय रूपानी जी आते थे, वो अभी भी अकेले आते हैं, अगर डॉक्टरों को साथ में ले ले, मतलब उनकी एडवाइस ले, अगर डॉक्टर बोल रहे हैं टीवी पर, फिर तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं है। बाद में डॉक्टर्स ही आगे आए और डॉक्टर्स ने बोला कि ये वैक्सीन जो है हमारे देश की वैक्सीन है, आत्मनिर्भर वैक्सीन है, हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई है। बाद में सब लोगों ने वैक्सीन लेना शुरू किया, इसीलिए वैक्सीन की लाइन बढ़ी और कोरोना के नए केसेस की लाइन घटी और जो टेस्टिंग की लाइन घटी वो भी कम हुई। जी जी, अशोक जी मैं आपकी ओर अब आना चाहूंगी। मेरा प्रश्न वही है कि अगर सरकार जैसे गुजरात की बात करे, अगर वो पहल करती है और सब एकजुट होकर मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं जनता को राहत हो जाएगी। जलपा जी, आप तो ये अभी कह रहे हैं, हम तो 2 महीने से कहते आ रहे हैं और एक बार नहीं अनेक बार केंद्र राज्य सरकारों के समक्ष हमने अपना प्रस्ताव रख दिया था। लेकिन अभी हमारे ये बोल रहे थे प्रशांत गढ़वी जी कि आईना दिखाना चाहिए सरकार को। आईना दिखाने के लिए बुद्धिजीवी है, एनजीओज है, व्यापारी संगठन है, सबको सही बात सरकार तक पहुंचाना चाहिए।
तो प्रशांत जी को मैं कहना चाहूंगा, जो आईना दिखाएगा उसके चेहरे के ऊपर देशद्रोही का सिक्का लगा दिया जाएगा, उसे पाकिस्तान भेजने का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ये सरकार किसी की बात नहीं सुन रही है। मैडम, मैं आपसे कह रहा हूं कि विरोध पक्षों की तरफ से भी जब ये प्रस्ताव रखा गया, अभी 2 दिन पहले की 3 दिन पहले की बात है कि भारत के 12 विरोध पक्ष जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, उन्होंने केंद्र सरकार के सामने जो बात रखी कि हम सभी पूरे देश के तमाम गैर भाजपा मुख्यमंत्री, तमाम राजनीतिक दल इस कोरोना की राष्ट्रीय आपत्ति में सरकार के साथ है। और इस समय हमारी सरकार के सामने जो सबसे पहली मांग ये है कि गरीब को अनाज पहुंचाया जाए, बेरोजगारों को 6,000 रुपया भत्ता दिया जाए, सेंट्रल विस्टा 22,000 करोड़ रुपया जिसे प्रधानमंत्री अपने घर पे खर्च कर रहे हैं, वो रकम को वैक्सीन के लिए और इंजेक्शन के लिए और ऑक्सीजन के लिए खर्च किया जाए। जी, गुजरात की बात करें तो ऐसा हो सकता है। अभी मैं गुजरात की, देखिए मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, नहीं, मुद्दा गुजरात का ही है। अगर मुख्य प्रधान नहीं आगे कदम उठा रहे तो क्यों नहीं विपक्ष सामने से लोगों के पास आ जाए और वो विपक्ष तो कर ही रहा है। देखिए मैं फिर आपको कह रहा हूँ, देखिए मैं फिर आपको कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था, मैंने पहले भी ये कहा था कि विपक्ष ने हमेशा ये बात न सिर्फ रखी है, लेकिन आज हमारे गुजरात में अगर कोई बात पेश करनी हो, सरकार नहीं सुन रही हो, तो लोकतांत्रिक अधिकारों के माध्यम से अपनी बात प्रस्तुत करने का बंधारणीय मौलिक अधिकार देश की जनता को है। लेकिन गुजरात में अधिकार छीन लिया गया है। गुजरात में मिनी इमरजेंसी चल रही है। आज कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन पब्लिकली आकर अपना विरोध सरकार के सामने व्यक्त नहीं कर सकता है। मैं आखिर में मैडम ये कहना चाहता हूं कि गुजरात भारत से अलग नहीं है। आज दिल्ली में 2 महान लोग बैठे हैं, वो गुजरात के लोग हैं। गुजरात भारत का एक हिस्सा है और सभी पूरे देश के 12 विरोध पक्षों ने सरकार के सामने जो बात रखी, उसमें जो सही किया है, सुनने वाली बात मैं कह रहा हूं आपके माध्यम से जनता को कि सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अध्यक्षा है, एच.डी. देवेगौड़ा जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, जी, वो शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी है कि जब सारे विपक्ष एकजुट हो रहे हैं तो पहले उनकी स्टेट गवर्नमेंट है, वहां पर वो रूल एप्लीकेबल करके दिखाए और फिर सेंटर पर दबाव डाले कि अब आप देखो। देखिए, राजस्थान के अंदर 2 महीने के लिए पानी का बिल, इलेक्ट्रिक बिल और मकान का किराया कैंसिल कर दिया गया है, नहीं देना है। मध्य प्रदेश में ये जगह जहां पर गैर भाजपा सरकार है वो सब कर रही है। मात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की ओर से किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी जा रही है। मध्य प्रदेश ले लो, उत्तर प्रदेश में तो हालत ये है, यूपी के अंदर तो आज नदियों में लाशें बह रही है। कहीं पर भी चले जाइए आप। इसलिए मेरा अनुरोध इतना है आपके माध्यम से, विजय रूपाणी साहब, हमारे देश के गुजरात के मुख्यमंत्री जी, हाँ, मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, गुजरात से पहल करिए आप। गांधी और सरदार का गुजरात है। यहाँ पर गरीब आंसी भूखा रोएगा, बेरोजगार रोएगा, मरेगा, तो ये गांधी और सरदार की बदनामी है। आप तो आज है कल चले जाएंगे, इतिहास में आपको कोई याद नहीं करेगा अगर इस प्रकार से शासन करेंगे। साधी गांधी और सरदार को जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक लोग याद करने वाले हैं। इसलिए उनके गुजरात को ध्यान रखो। और अंत में इतना कहूंगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नौजवान साथी जो कह रहे हैं, अगर उनकी बात सच मान ली जाए तो ये देश में कुछ भी तकलीफ नहीं है, कोरोना भाग जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है। लेकिन शैलेश साहब याद रखिए, तूफान आता है, तूफान चला जाता है। कोरोना आज है, चला जाएगा, लेकिन तूफान जो बर्बादी करके जाएगा उसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की नीतियों से जो बर्बादी हो रही है देश की जनता की, अर्थतंत्र की, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये इतिहास साबित करेगा। जी, प्रशांत जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी, आपको कुछ कहना है। जी, हमारे हिंदू धर्म संस्कृति में हर एक जो देवी देवता है सबका एक व्हीकल है। जैसे गणपति का उंदर है, शिव जी के 2-3 है, वो अपने पोठिया बोलते हैं और काव जो बोलते हैं। उसी तरह लक्ष्मी का जो साधन है वो कमल है। तो लक्ष्मी मतलब पैसा और कमल मतलब आप देख सकते हो, तो लक्ष्मी सिर्फ कमल पे आएगी। तो जो लोग चिंता कर रहे हैं उसको तो कमल पे ही है, लक्ष्मी कमल वालों के पास ही लक्ष्मी है। तो कमल के पास ही लक्ष्मी है और कमल के पास ही लक्ष्मी है भाई। अशोक भाई ने 2-3 बार वो प्रशांत जी, पर जिसने जी प्रशांत जी, लेकिन जिन्होंने कमल पर वो क्लिक किया था, क्या लक्ष्मी जी उनके प्रसन्न नहीं हुई कि उन्होंने पैर छुए थे? ऐसे
ईवीएम में? क्लिक करने से नहीं आती, कमल के ऊपर बैठो तो लक्ष्मी आती है। अच्छा, मतलब कमल, बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता जी भूखा नहीं होगा, दुखी जी नहीं होगा, वो सबके पास जी बहुत कुछ होगा। और मेरे मित्र अशोक भाई ने एक दो बार विस्ता प्रोजेक्ट याद कराया। बहुत टाइम जी पहले एक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कहीं बाहर ब्रिटेन में या यूएस में गए और उसके पीएम का बहुत बड़ा अच्छा बंगला था। तो उसने बोला ये बंगला कैसे बना, इतना अच्छा, मतलब क्या, कैसे बन गया? तो उसने एक दूरबीन दिया और फिर बोला वो दूर एक, देखो जरा एक ब्रिज दिखता है। उसने देखा इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हाँ ब्रिज दिखता है, हाँ वो ब्रिज बना इसलिए ये बंगला बना। फिर वो अगेन जी ब्रिटेन जी का जी बड़ा जी प्राइम मिनिस्टर इंडिया आया और उसने बोला इतना अच्छा, मेरे से भी अच्छा ये बंगला बना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का, कैसे बना? तो उन्होंने भी दूरबीन दिया कि दूर देखो एक बंगला, वो ब्रिज दिखता है। उसने बोला साला कुछ दिखता नहीं है। बोले ठीक से देखो। अरे एकदम ठीक से कुछ नहीं दिखता है, एग्जैक्टली वहां कुछ नहीं है इसीलिए ये बंगला बना। जी तो जी जी डबल जी इन्वर्टेड जी कॉमा में समझिए ठीक है, लेकिन इंडिया हम में उम्मीद ये सब रखते चीजें हैं बहुत संसद, नहीं नहीं ठीक है, सोशल मीडिया पर कुछ मेमेज वायरल हुए हैं, वो हमने भी देखे हैं, लेकिन आशा रखते हैं कि नए संसद भवन में जहां पर आधुनिक सुविधा होगी वहां पर लोगों के प्रश्नों को ज्यादा अच्छे तरीके से उजागर किया जाएगा और उसका निराकरण भी आएगा, आशा रखते हैं। जगदीश जी, समय का थोड़ा अभाव है। जगदीश जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। मेरा आखिरी सवाल वही है कि अब आगे क्या? जी जलपा जी, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जो 2200 करोड़ रुपए का ये जो बन रहा है उसको अभी थोड़े दिन के लिए स्टॉप 22,000 करोड़, 22,000 22,000 करोड़ रुपए, 22,000 चलो करोड़ रुपया ठीक है, वो थोड़े तो दिन आप के लिए बात रोक कर रहे हो। दीजिए। गुजरात की अगर स्पेसिफिक हम बात कर ले, थोड़ा समय का अभाव है, तो आप क्या मानना चाहोगे कि यहाँ पर मुख्य प्रधान को क्या क्या एक्शन ले लेने चाहिए थे जो उन्होंने अभी तक नहीं लिए? जी जलपा जी, मैं कहना चाहूंगा कि आंशिक लॉकडाउन किया है, उसके बजाय अगर लॉकडाउन करते तो व्यापारी लोग उसके लिए तैयार थे, लेकिन यहाँ पे तो क्या मालूम लॉकडाउन कैसे करते सरकार तो चल रही है। व्यापारियों का व्यापार चलता, रोजगारी चलती ना, लॉकडाउन करते तो। शैलेश भाई, जब यहाँ 500 लोग साग मार्केट के अंदर इकट्ठा होते हैं तब आपको तकलीफ नहीं है? एक दुकानदार किराए की दुकान लेके महीने के महीने किराया भरता है, उसको तकलीफ क्या होती है आपको खबर है? आप पूरा लॉकडाउन करते तो क्या रोजगारी मिलती? पर सहाय तो मिलती ना, सहाय तो मिलती ना शैलेश जी। कोरोना तो जाता नहीं, कोरोना रोजगार तो वैसे भी जा रही है। शैलेश भाई, कोरोना रोजगारी तो वैसे भी जा रही है। पिछले साल जब लॉकडाउन किया था ना, तब आपके साथी लोग और आपके लोग सब बोल रहे थे कि ये लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, ऐसा करना, ऐसा किया प्रधानमंत्री जी ने, ऐसा किया वैसा किया, और अभी लॉकडाउन नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? लॉकडाउन का विरोध नहीं था शैलेश भाई, तैयारी के लॉकडाउन किया था। कोई बात नहीं, आपको लॉकडाउन नहीं लगाना था, नहीं लगाना था, नहीं लगाया, लेकिन आंशिक लॉकडाउन है तो कम से कम आधी मदद तो कर दो, लोगों को फायदा हो जाएगा। जलपा जी, कुछ तो आपको सोचना ही भाजपा पड़ेगा। सरकार जनता को मदद नहीं करेगी, सोचना तो पड़ेगा शैलेश जी, इसीलिए तो शैलेश जी सोचना तो पड़ेगा, शैलेश जी सोचना तो पड़ेगा आर्थिक सहाय का, और ध्यान भी रखना है बेरोजगारी बढ़ चुकी है शैलेश जी। जलपा जी, ये आत्मनिर्भर शब्द आया है ना, इसीलिए आया है कि सरकार अपने हाथ अद्धर कर रही है, आप लोग अपने आप से जो करना है करो, खुद जियो खुद मरो। आप अस्पताल भी बता दूं, अस्पताल सरकार की कोई जरूरत नहीं, गवर्नमेंट की सब ढूंढो, बाकी सरकार को मत ढूंढो, सरकार नहीं दिखेगी जी, लेकिन आर्थिक सहाय सरकार सब ढूंढ सेंटर रही में है। जाएगी। आशा रखते हैं कि सबको आर्थिक सहाय मिले उसको वायरल किया था, और बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसको कंट्रोल में किया जाए और व्यापारी वर्ग का भी सोचा जाए। चोरी करके, अगर प्रजा जानती सब प्रजा लोगों को जानती बता तो रहे उसमें थे गलती कि क्या हमारी थी? प्रजा जानती तो गलती क्या थी? मीटिंग चल रही है, प्रजा जानती तो गलती क्या थी? केंद्र के अपने प्रजा जानती तो प्रधानमंत्री की गलती बैठक क्या हो जाती होती है, बताओ? उसको वायरल नहीं किया प्रधानमंत्री अगर उसको भी चोरी कुछ छिपे वायरल करना किया था, चाहते थे तो उसमें गलती क्या थी? बाद में हाथ छोड़ के माफी मांगी थी ठीक है शैलेश जी, ठीक है, लेकिन आप शैलेश जी आंशिक लॉकडाउन, आपको लॉकडाउन नहीं लगाना था, आंशिक लॉकडाउन लगाना था, आपने लगा दिया ना, पर अब आर्थिक सहाय दे दो, लोगों की समस्या दूर करो शैलेश जी। देने की बात आती है तो आत्मनिर्भर हो जाओ। शैलेश जी, हमारा वाइब्रेंट गुजरात, हमारा अडिकम गुजरात, शैलेश जी आर्थिक सहाय
बड़ी शैलेश जी, आर्थिक सहाय दे देना, सारी जो समस्या है उसका हल निकल आएगा। समय का थोड़ा अभाव है, समय का थोड़ा अभाव है, समय का थोड़ा अभाव है। शैलेश भाई, 2 शब्द जी, मुख्यमंत्री को समय कह का दो। थोड़ा अभाव है। शैलेश जी शांत हो जाइए, आर्थिक सहाय दे देना, जितनी भी आधी तो आधी, जैसे आंशिक लॉकडाउन जैसे आधा लगा, ऐसे आधी सहाय भी दे दोगे तो लोग खुश हो जाएंगे और लोगों की कुछ मदद भी हो जाएगी। जब लगानी होगी, आर्थिक सहाय देनी होगी, तब दे देगी सरकार। जी वो जी, तब तो दे ही देगी। कोरोना के जाने जी के जी बाद। जी ना, वो लोग तो पहले से ही फ्री दे रहे हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, जी जी, सब कुछ कोई दिल्ली के बात अंदर फ्री नहीं। है। आप जो अभी जब देनी होगी दे देंगे, यानी नहीं भी दे तो कौन बोलेगा ऐसा है। तो मुझे बताइए, अभी दिल्ली में कितने बेड खाली है, कितने बेड भरे हैं, कितने ऑक्सीजन की बोतलें हैं, करते हो आप? मुझे वहाँ बता जाके दीजिए ना। हालत तो देखो, यहाँ की हालत, वहाँ की ठीक हालत है में कितना शैलेश फर्क जी, है। कोई बात शैलेश नहीं। भाई, क्या बातें करते हो? हम नहीं अभी शैलेश जी, हमें दिल्ली में उम्मीद कितने बहुत नए है। केसेस आए हैं, कितने मरीज अच्छे हुए हैं, वो सब बता दीजिए ना। कितना आंकड़ा है, अंक कितना है, आप अपना कीजिए कुछ पता नहीं है आप आपको। बताइए पर शैलेश जी, नहीं शैलेश जी, हम कोरोना के आंकड़े के ऊपर तो बहुत बात हो गई, अब आर्थिक सहाय के आंकड़े के ऊपर ही चर्चा करेंगे। आप सभी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देशका में आज का हमारा मुद्दा था कि आंशिक लॉकडाउन से बेरोजगारी भी बढ़ चुकी है, दुकानें बंद है लेकिन किराया चालू है। कई लोग के जिन्होंने अपनी नौकरी गंवा दी, कई व्यापारी जिनके व्यापार ठप हो गए, व्यापार ठप हुए, उनके साथ जुड़े छोटे कामदार भी बेरोजगार हो गए। सरकार कर क्या रही है? लॉकडाउन शायद इसलिए नहीं लगाया गया कि उन्हें कुछ आर्थिक सहाय करनी पड़ती, पर आंशिक लॉकडाउन कराया है स्वेच्छा से। आप लोगों को बोल रहे हो कि आप खुद से बंद कीजिए, तो फिर सरकार खुद से सहाय क्यों नहीं दे रही? कई ऐसे पहलू है, अगर सरकार उस पर पहले से गौर करती तो इतनी खराब सिचुएशन नहीं होती। कोरोना के ट्रीटमेंट का खर्च जो इतना अधिक होता है कि लोग कोरोना से ना मरे, लेकिन वो आंकड़े से, खर्चे से डर कर मर जाते हैं। पहले कई राहत पैकेज की घोषणा तो की गई थी, लोगों को कुछ मिला ना मिला वो तो चलो दूसरी बात है, लेकिन इस बार सरकार उस मुड़ में नजर क्यों नहीं आ रही? गुजरात के जिसे हम मॉडल कहते थे, वाइब्रेंट गुजरात की हम बातें करते थे, लेकिन ये कैसी परिस्थिति? गुजरात में बेरोजगारों की संख्या क्यों बढ़ गई? क्यों यहाँ पर गरीब लोग परेशान हो रहे हैं, व्यापार वर्ग परेशान है, कापड़ उद्योग की बात करो वो परेशान है, हीरे उद्योग की बात करो वो परेशान है। सरकार कर क्या रही है? भले ही आपने बोल दिया लॉकडाउन नहीं, लेकिन आपने ये तो नहीं बोला था कि आप आर्थिक सहाय भी नहीं दोगे आंशिक लॉकडाउन में। जिस तरीके से दिल्ली में एक शुरुआत हुई है, यहां पर क्यों नहीं? अगर हम गुजरात को सबसे ऊपर बताते हैं तो फिर शुरुआत यहां से क्यों नहीं की गई? या शुरुआत नहीं हुई तो फिर अगर कोई स्टेट में कुछ अच्छी कामगिरी हो रही है तो उसे फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा? मुख्य प्रधान बात करते हैं कि लॉकडाउन नहीं, लेकिन आंशिक लॉकडाउन जो आपने लगा दिया है उससे जो लोग परेशान हो रहे हैं उसमें से बाहर कौन निकलवाएगा? क्यों इस बार अनाज वितरण नहीं किया जा रहा? क्यों? सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं, कोई मास्टर प्लान ही नहीं है, कोई आयोजन ही नहीं है। बात की जा रही है कोरोना के केसेस कम हो गए, लेकिन टेस्टिंग भी तो कम हो गई है। आप टेस्टिंग कम करोगे तो कैसे पता चलेगा? ये तो वैसा ही होगा कि टेस्टिंग कम हो गई, कुछ नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे फैलता जाएगा। मैं के न्यूज़ के माध्यम से भी लोगों से अपील करना चाहूंगी कि आप अपना ख्याल रखें। कोरोना जो है वो गया नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि कोरोना जो है वो कम हो गया, चला गया। आपको अपना ध्यान रखना है, आपको मास्क पहनना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, आपको हाथों को सैनिटाइज भी करना है, और आपको ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर नहीं निकलना है। ऐसा भी सरकार बोलती है, आपने सुना ही होगा। लेकिन आप याद रखिए कि आपको घर बैठे रोटी तो कोई नहीं दे जाने वाला, ये भी आप ख्याल रखिए। तो दंगल देशका में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।